सो फ्रेंड्स, वेलकम इन क्लास में प्रोड्यूस ऑनलाइन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हम नोडल मेथड का इस्तेमाल करके या प्रयोग करके किसी नेटवर्क को किस प्रकार से एनालाइज कर सकते हैं। मैंने इस सीरीज में दो लगातार लेक्चर्स डाले हैं आपको, जिसमें एक दिन मैंने जो है एक सिंपल एग्जांपल लिया था जिसमें दो वोल्टेज सोर्स थे, और एक में एग्जांपल लिया था मैंने वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स दोनों। तो मैं ये कहना चाहता था कि प्रॉब्लम कैसी भी हो, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो तरीका है इट इज क्वाइट सिंपल इन द नोडल मेथड। बहुत ही सिंपल सी प्रॉब्लम है, आप दोनों प्रॉब्लम को ध्यान से पढ़िएगा। मैंने लास्ट वीडियो में एक और न्यूमेरिकल कंसीडर किया था जिसमें मैंने वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स दोनों को कंसीडर किया था। नेटवर्क थोड़ा सा मैंने पढ़ा लिया था, हालांकि मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ कि ऐसे नेटवर्क एग्जाम में आप क्या नहीं आते, क्योंकि ये प्रॉब्लम सॉल्व करना तो ईजी होता है, लेकिन ये टाइम टेकिंग हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आते, वो एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपको बताते हैं और जानना चाहते हैं कि आपको नॉलेज कितनी है और आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, या क्या आप उसमें क्या स्टेप्स यूज करते हैं, क्या तरीका यूज करते हैं सॉल्व करने का। तो दोस्तों, केसीएल में मुझे लगता है कि मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब बाकी अगर आपको कोई दिक्कत होगी, समझना होगा, कोई परेशानी होगी तो आप हमें कॉल करिएगा, मैं उसके लिए फर्दर वीडियोस बना सकता हूँ। आज का जो हम लोग का टॉपिक होगा दैट विल बी एप्लीकेशन ऑफ केवीएल सीरीज, क्योंकि हम लोगों ने भी एप्लीकेशन ऑफ केसीएल पढ़ा, दैट इज द करेक्ट फॉर नोडल मेथड, और आज हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ केवीएल। द नेम ऑफ द मेथड इज व्हाट, इट इज लूप मेथड, मेश एनालिसिस, मैक्सवेल्स लूप करंट मेथड, बहुत सारे नाम हैं भी आप कह सकते हैं। तो मैक्सवेल लूप करंट मेथड, लूप मेथड, लूप एनालिसिस, मेश एनालिसिस, ये सभी इसके नाम हैं। हम लोग इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट द लेक्चर। ओके, सो वेलकम इन माय क्लास। आज हम लोग एक नया एग्जाम्पल लेते हैं, एक नया तरीका सीखते हैं, और ये जो तरीका हम आपको सिखाएंगे वो जो तरीका है दैट इज बेसिकली नोन एज व्हाट, इट इज नोन एज मेश एनालिसिस, लूप एनालिसिस और मैक्सवेल्स लूप करंट मेथड। तो मैं चलिए इसको नोट डाउन भी कर लेता हूँ। तो और आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ जब भी आप ये लेक्चर सीरीज है, इसमें एक सीक्वेंस है लेक्चर का, तो सारे लेक्चर्स आपको बिल्कुल नोट्स की तरह बनाने होंगे। अगर आप ऐसा बनाओगे तो आपकी जेईई की बहुत अच्छे से चलती रहेगी, और जो भी समय लगे, जो भी टाइम आप यहाँ पे चैनल पे दे रहे हो वो आपके लिए प्रॉफिटेबल हो, आपका टाइम का लॉस ना हो, इस बात का ध्यान मुझे भी रखना है और प्लस मेरे साथ साथ आपको भी रखना है। तो आप प्लीज़ कॉपी पेन लेकर बैठिए, तो आप शायद लेक्चर को ज़्यादा एंजॉय कर पाएंगे। तो हम लोग बात कर रहे थे अबाउट एप्लीकेशन ऑफ केवीएल, ठीक है। एंड नेम ऑफ द मेथड इज व्हाट, इज इट इज मेश एनालिसिस, मेश एनालिसिस, और इनमें से लूप एनालिसिस, और इनमें से मैक्सवेल्स लूप करंट मेथड। तो दोस्तों, ये हमारा आज का टॉपिक होगा। हम लोग एप्लीकेशन ऑफ केवीएल कर रहे हैं, और केवीएल पे आधारित जो मेथड है उसका नाम या तो मेश एनालिसिस कह सकते हैं, या फिर लूप एनालिसिस कह सकते हैं, या फिर मैक्सवेल्स लूप करंट कह सकते हैं, और कई बार लोग इसको सिंपली लूप करंट मेथड भी कहते हैं। क्लियर? तो ये सारे ये समझिए कि पर्यायवाची टाइप के है ना, एक ही मेथड का नाम कई सारे दिया हुआ है। मेश एनालिसिस, लूप एनालिसिस, मैक्सवेल्स लूप करंट मेथड एंड लूप करंट मेथड। तो ये हम लोग आज एक प्रॉब्लम के माध्यम से इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर? तो मैं एक प्रॉब्लम लेता हूँ और उस पर इस मेथड को समझाने की कोशिश करूँगा। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, लेक्चर को अंत तक देखिए, समझिए, नोट करिए, और अगर कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो
वो ज़रूर पूछिए। दोस्तों सपोज करिए कि हम लोग को मान लीजिए कि ये एक नेटवर्क है जो हम लोगों को सॉल्व करना है यूजिंग मैक्सवेल्स लूप करंट। चलिए मैं पहले नेटवर्क को ड्रॉ करता हूँ, फिर आपको मैं एक एक करके बहुत सारी बातें बताऊंगा। बहुत ध्यान से पढ़िएगा आप लोग, ठीक है। चलिए थोड़ा सा मैं बड़ा बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को विजिबिलिटी की समस्या ना हो। मान लेते हैं यहाँ पे भी एक वोल्टेज सोर्स है। ये मान लीजिए हमारे पास नेटवर्क है, इसको हमको समझना है। मान लेते हैं कि हमारे पास ये 60 वोल्ट है, ये वाला वोल्टेज सपोज करते हैं कि 30 वोल्ट का सोर्स है, ये वाला मान लेते हैं कि ये 20 वोल्ट का सोर्स है, ये मान लेते हैं कि 5 ओम है, ऐसे मान लेते हैं 5 ओम है, इसको भी 5 मान लेते हैं। मैंने एक सिंपल वैल्यूज ली है और उसका रीज़न ये है कि ताकि आपको सॉल्यूशन में प्रॉब्लम ना हो, आप इजीली इसको सॉल्व कर पाओ। सिर्फ इस लिहाज से मैंने ये वैल्यूज इतनी सिंपल ली, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हम बात कर रहे थे कि हम लोग पढ़ने वाले हैं लूप करंट मेथड। तो सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि व्हाट इज लूप, क्या है। तो हालांकि मैंने पहले भी लेक्चर्स में ये बोला था लूप क्या है, लेकिन फिर भी फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस आपकी सुविधा के लिए एक बार फिर से बता रहा हूँ लूप क्या है। लूप्स आर सिंपलेस्ट क्लोज पाथ, एक ऐसा बंद परिपथ, एक ऐसा क्लोज पाथ जिसके अंदर कोई और बंद परिपथ या और क्लोज पाथ ना हो, दैट इज कॉल्ड लूप। उसे ही हम लोग लूप कहते हैं। जैसे अगर आप देखें तो अगर मान लीजिए मैं इस पॉइंट को ए कहूँ, इस पॉइंट को बी कहूँ, इसको मैं सी कहूँ, इसको डी कहूँ, यहाँ पे इसको ई में बोल दूँ और इसको मैं एफ बोल दूँ, तो ए बी डी सी, ए बी डी सी मतलब क्या हुआ, ए बी सी एंड डी, सॉरी ए बी सी डी। तो ए बी सी डी हमारे लिए क्या हुआ, एक लूप हुआ। मैं यहाँ पे नोट करता हूँ कि ए बी सी डी हमारे लिए क्या है, एक लूप है। ए बी सी डी क्या हमारे लिए लूप है। सिमिलरली बी ई एफ सी, बी ई एफ सी ये भी हमारे लिए क्या होगा, एक लूप होगा। बी ई एफ सी ये हमारे लिए लूप होगा। लेकिन अगर हम बात करें कि ए ई एफ डी मतलब क्या हुआ, हम ये बाहर वाली बात कर रहे हैं, ए टू ई और ए के बाद एफ और एफ के बाद डी, ए ई एफ डी। अगर इसकी बात करेंगे तो ये हमारे ये लूप नहीं होगा, दिस विल बी व्हाट, इसे हम लोग मेश करें। ओके, तो लूप और मेश का मेरे ख्याल से डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर, तो लूप क्या है, एक ऐसा क्लोज पाथ है जिसके अंदर कोई और क्लोज पाथ अवेलेबल ना हो। A simple, a very simple, a simple closed path which is not having any other closed path in that is called basically loop। इस लिहाज से हम लोग का ए बी सी डी और बी ई एफ सी ये हमारे लूप हुए। और हालांकि अगर हम ए बी एफ डी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट विल बिकम एज मेश। चलिए, तो मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो हमारे पास दो लूप हैं। तो इस मेथड से अगर हमको प्रॉब्लम करनी है तो कैसे करनी है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग को ये पता करना है कि लूप कौन कौन से हैं। तो मेरे ख्याल से अब आप लोग उसी नेटवर्क को देख करके ये तो जरूर जान पाएंगे कि उसमें लूप कौन कौन सा है। इसमें एक लूप ये हुआ पहला वाला, और एक ये हमारे पास, मैं यहाँ लिखता हूँ, ये हमारा लूप 1 हुआ और ये हमारा लूप 2। चलिए, अब क्या करना हम लोगों को, इन दोनों लूप्स में हम लोग करंट एज्यूम कर लेते हैं। क्लियर दोस्तों, एक छोटी सी कहावत मैं कह सकता हूँ कि assumption has no boundary। जब हम कोई चीज एज्यूम कर रहे हैं तो एज्यूम करने का कोई लिमिटेशन नहीं है कि हम यही एज्यूम कर रहे हैं, ये नहीं एज्यूम कर रहे हैं, ऐसा नहीं। हम एज्यूम कर रहे हैं तो कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि अगर हमारे पास दो लूप हैं, पहला लूप और दूसरा लूप,
तो हम दोनों लूप में हम करंट ड्रॉ कर सकते हैं, अपने हिसाब से एज्यूम कर सकते हैं। हम दोनों लूप में क्लॉकवाइज एज्यूम कर सकते हैं, हम दोनों में एंटी क्लॉक एज्यूम कर सकते हैं, हम पहले में क्लॉक दूसरे में एंटी क्लॉक एज्यूम कर सकते हैं, हम पहले में एंटी क्लॉक दूसरे में क्लॉकवाइज एज्यूम कर सकते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन आवर चॉइस। ये हमारी इच्छा पर या हमारी चॉइस पर डिपेंड करता है। लेकिन मैं एक सिंप्लीफाइड वे पढ़ाना है, एक ऐसी तरीके से बताना है ताकि हर बच्चे को समझ में आए, हर बच्चा उसे प्रॉब्लम को सेम तरीके से टैकल करे और उसको रिजल्ट्स मिले। ठीक है, तो हम जो है जिस तरीके से मैं करता हूँ, आप चाहें तो उस तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे मैं इन जनरल मैं जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही यूज करता हूँ, मैं दोनों में क्लॉकवाइज यूज कर लेता हूँ। इक्वेशन फॉर्मेशन में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे आप किसी भी तरीके से वो ड्रॉ करें, एज्यूम करें, और लेकिन आपको जो एजम्पशन आपने किया है उसको ध्यान में रखकर प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर? तो चलिए मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि लूप 1 की जो करंट हमारी है वो करंट इस तरीके से ऐसी, मतलब ये क्लॉकवाइज करंट है I1, और लूप 2 की करंट को मैंने क्या किया है, ऐसे क्लॉकवाइज मान लिया है सब। चलिए, ये बात आपको यहाँ तक करनी पड़ेगी। आप यहाँ पे दोनों को क्लॉक मेजर मान सकते हैं, आप दोनों को एंटी क्लॉक भी मान सकते थे, आप क्लॉक एंटी क्लॉक, आप जिस रूप में जैसे चाहे वैसे करंट कर सकते हैं। मैंने इसको क्लॉकवाइज जो किया है, तो मैं इस तरीके से आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना सिखाऊंगा। चलिए, तो यहाँ तक बात समझ आ गई। अच्छा, ये करंट ड्रॉ करने के बाद हम लोग क्या करना है, तो लूप करंट हो गई। अब हम लोग को ब्रांच करंट ड्रॉ करना है। लूप करंट ड्रॉ करने के बाद क्या करेंगे, ब्रांच करंट ड्रॉ करेंगे। तो एक तरीके से क्या हुआ बेटा, ये हो गया हमारा स्टेप 1 हुआ। ये क्या हुआ, हमारा स्टेप 1 हुआ। सॉल्व करने के लिए पहला स्टेप हुआ, वो क्या हुआ कि ड्रॉ लूप करंट्स। क्या करना है, ड्रॉ लूप करंट्स। तो हमने क्या किया, हमने लूप करंट्स को ड्रॉ कर दिया है। और स्टेप 2 में क्या करना हम लोगों को, स्टेप 2 में क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, हम कहेंगे कि ड्रॉ ब्रांच करंट, ड्रॉ ब्रांच करंट। यानी कि स्टेप 2 में हम लोगों को ब्रांच करंट्स ड्रॉ करनी होगी। और इसके लिए यहाँ पे तो गुंजाइश नहीं है, तो मैं आपको नेक्स्ट पेज पर लेके चलता हूँ, वहां हम लोग ब्रांच करंट ड्रॉ करके बात करेंगे। ओके, तो प्रॉब्लम आप ध्यान होगी 60 वोल्ट, 20 वोल्ट एंड 30 वोल्ट, 5, 5 एंड 5। तो चलिए एक फिर से हम लोगों को एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो हमारे पास ये मान लीजिए हमारे पास 5 था, है ना, और एक नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास ये 5 ओम का था। यहाँ पर हमारे पास एक और एलिमेंट था जो 5 ओम का था। यहाँ पे एक वोल्टेज था और यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स मैंने लगाया था, ठीक है, और एक वोल्टेज सोर्स मैंने यहाँ पे लगाया था, ठीक है। वैल्यूज की बात करें तो ये 5 था, ये 5 है, ये 5 है, और एक बार प्रीवियस स्लाइड से चेक कर लेते हैं वैल्यूज क्या है, 60, 20 एंड 30। तो चलिए, ये हमारे पास ये हो गया 60, ये हो गया 20, ये हो गया। करंट हमने जो की थी यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, छोटे से बनाते हैं। ये करंट, यहाँ पे हमने करंट I1 को क्लॉकवाइज बनाया था और I2 को भी हम लोगों ने क्लॉकवाइज बनाया था। ये स्टेप 1 तक की बात थी। और स्टेप 2 मैंने बताया आपको क्या करना हम लोगों को, हमें अब ब्रांच करंट ड्रॉ करनी है। क्लियर? तो ब्रांच करंट चलिए ड्रॉ करते हैं, और ब्रांच करंट ड्रॉ करने के साथ ही हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और चलिए ब्रांच करंट ड्रॉ करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर हम ये फर्स्ट लूप की बात करें तो फर्स्ट लूप में ये जो पोर्शन, ध्यान दीजिएगा, ये पोर्शन मान लीजिए अगर मैं इसको P कहता हूँ और इस वाले को, इस पॉइंट को मैं Q कहता हूँ, तो PQ जो लाइन है या PQ जो ब्रांच है वो ऐसी ब्रांच है जो दोनों ही लूप में है। यानी कि द ब्रांच PQ इज कॉमन इन बोथ द लूप्स। तो इसमें लूप 1 की भी करंट फ्लो करेगी और लूप 2 की भी करंट फ्लो करेगी। बाकी जो ब्रांच जो पोर्शन बच रहा है वो बेसिकली लूप 1 का एलिमेंट है या तो वो लूप 2 का पार्ट है। जैसे अगर हम P2Q, अगर हम P2Q चले, अगर इस वाले पोर्शन की बात करें, ये जो भाग है ये एक्सक्लूसिवली ये लूप 1 का भाग है, इसमें I1 ही धारा बह सकती है। और ये जो भाग है P2Q, अगर हम इधर से चले
तो आप ये जो भाग हमारे पास दिख रहा होगा आपको, ये जो भाग है जो पी क्यू क्यू का ये जो भाग है, ये भाग आप कह सकते हैं कि ये एक्सक्लूसिवली जो है वो लूप 2 का भाग है। यानी इस वाले पार्ट में जो करंट बहेगी वो I1 फ्लो करेगी और डायरेक्शन आपने देखा है क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पे करंट आप I1 को इस प्रकार से शो कर सकते हैं, ये I1 करंट फ्लो करेगी I1। अच्छा, यहाँ पर करंट I2 क्लॉकवाइज है, यानी कि ये जो लूप का ये पोर्शन है इसमें करंट ये इस प्रकार से फ्लो करेगी, यानी कि इस ब्रांच में आपको, यानी P से Q जो ये ब्रांच आ रही है, इस ब्रांच में आपको करंट I2 फ्लो कर रही है, वो उसकी दिशा ये है, और इसमें P2 की जो ये ब्रांच है यहाँ पे धारा इस प्रकार से फ्लो कर रही है। अब बात आती है कि जो PQ ब्रांच है, जो सेंट्रल ब्रांच है, इसमें करंट कितनी होगी और किधर फ्लो करेगी। तो इसमें देखिए इसमें एक शर्त आती है, ध्यान दीजिएगा। अगर आप ध्यान देना कि जो अगर मैं इसको सेपरेटली ड्रॉ कर रहा हूँ कि मान लीजिए ये पॉइंट आपका P है और यहाँ से ये एलिमेंट इस प्रकार से है आपका R, और यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है 20 वोल्ट है ना, ये आपका Q। तो इसमें देखा जाए तो I1 जो है वो इस तरीके से फ्लो कर रही हो, ये I1 फ्लो कर रही हो, और I2 देखी जाए तो I2 ऐसे फ्लो कर रही हो। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, एक ही पाइप में दोनों साइड से वाटर फ्लो नहीं कर सकता। सिमिलरली एक ब्रांच में दोनों साइड से करंट फ्लो नहीं कर सकती, तो रिजल्टेंट करंट फ्लो करेगी, वो करंट I1 माइनस I2 भी हो सकती है। तो जो करंट इन PQ ब्रांच होगी वो करंट I1 माइनस I2 भी हो सकती है, if what if I1 is more than I2। ये I2 माइनस I1 भी हो सकती है if I2 is more than I1। ये करंट जीरो भी हो सकती है if I1 is equal to I2। क्लियर है? ये सारी बातें तब होंगी जब मैंने डायरेक्शंस एज्यूम की हैं। अगर ऐसी डायरेक्शन आप एज्यूम करोगे तो वैसा कुछ होने वाला है। अगर I1 I2 से बड़ी होगी तो PQ ब्रांच में नेट करंट I1 माइनस I2 होगी और ऊपर से नीचे की तरफ होगी। अगर I2 बड़ी है I1 से तो नेट करंट PQ ब्रांच में I2 माइनस I1 होगी और डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम डाउन टू अप, है ना, बॉटम टू अप, नीचे से ऊपर की तरफ चलेगी। और अगर I1 I2 बराबर हो गए तो ऐसे केस में जीरो करंट भी हो सकती है। क्लियर? तो देखिए ये सारे एजम्पशंस, ये मल्टीपल एजम्पशंस हैं, ये सारे जो या कंडीशंस हैं, ये सारी इक्वलिटीज या डिफिकल्टीज कंडीशंस हमने एक साथ लेके चल नहीं सकते। तो हमने क्या किया, इसमें से किसी एक कंडीशन को चूज कर लिया, और ये हमेशा के लिए ध्यान रखिए। हर बार जितने भी न्यूमेरिकल्स आपको यहाँ पे इस तरीके करने हैं, हर बार आप ऐसा एज्यूम कर सकते हैं। मैं इन जनरल एज्यूम करता हूँ I1 इज मोर देन I2। क्लियर? अगर हमारे पास एक लूप और होता तो I1 इज मोर देन I2, देन I2 इज मोर देन I3। एक और लूप होता तो I3 इज मोर देन I4 भी ले लेते। इस तरीके से हम लोग एज्यूम करते रहेंगे और अपने इस एजम्पशन को माइंड में रखते हुए हम करंट को ड्रॉ कर लेंगे। तो अगर मैंने I1 को I2 से बड़ा एज्यूम कर लिया है, मतलब अगर मेरा एजम्पशन ये मेरा फाइनल एजम्पशन है, तो ऐसे केस में आप ये सिंपली कह सकते हो कि इस ब्रांच में जो करंट होगी वो करंट क्या होगी, ऊपर से नीचे की तरफ होगी, और इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी I1 माइनस I2। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोगों ने दो स्टेप कंप्लीट कर लिए, और सेकंड स्टेप को कंप्लीट करने से पहले एक काम और कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखाया था कि जब भी आप रेजिस्टेंस में कभी करंट को ड्रॉ करें तो काइंडली रेजिस्टेंस के ऊपर जो है उसके कॉर्नर्स पर, उसके एंड्स पर या पोर्ट्स पर, टर्मिनल्स पर पोलैरिटी मार्क जरूर करते हैं। ऐसा करने से आप सवाल करते समय गलती करने से बच जाओगे, आप प्रॉपर्ली क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो ध्यान दीजिएगा, तो अगर ये करंट इधर से इधर फ्लो कर रही है, लॉजिक क्या है, करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो की तरफ फ्लो कर सकती है। तो मैंने यहाँ पर इसको पॉइंट को हाई किया, इसको मैंने लो किया, इस वाले को यहाँ पे हाई किया, इस पॉइंट को लो किया, यहाँ पे इसको हाई कर दिया, यहाँ पे इसको लो किया। आपके मन में ऐसा आ रहा होगा शायद कि सर ने बैटरीज के ऊपर पोटेंशियल नहीं मार्क किया। तो ये स्टूडेंट्स, बैटरीज के ऊपर पोटेंशियल मार्क करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही सिंपल है। ये जो बड़ी वाली लाइन है ये हाई पोटेंशियल पॉइंट को या टर्मिनल को, छोटी वाली लाइन जो है वो लो पोटेंशियल टर्मिनल को इंडिकेट करती है। तो यहाँ पर पोलैरिटी मार्क करने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर आपकी इच्छा हो, आप करना चाहें तो आप सिंपली कर सकते हैं।
इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप ऐसे आप चाहें तो कर सकते हैं, आप कर लीजिएगा, ठीक है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं। क्लियर, इतना काम कर लिया। ये हमारे 2 स्टेप्स कंप्लीट हो गए। पहला स्टेप क्या किया, हमने लूप करंट ड्रॉ किया, ठीक है, जिसके लिए मैंने एक एजम्पशन लिया कि हम जो है दोनों में क्लॉकवाइज ही लूप करंट ड्रॉ करें, क्योंकि ये एजम्पशन हैज नो बाउंड्री। आप कुछ और भी चाहें तो वो एज्यूम कर सकते हैं। क्लियर। सेकेंड स्टेप मैंने क्या किया, जो भी मैंने करंट एज्यूम की थी लूप करंट, उसके हिसाब से हमने ब्रांच करंट बनाई, ब्रांच करंट ड्रॉ किया। लूप में जो जो ब्रांच दो लूप में कॉमन थी उसकी करंट, उन दोनों लूप करंट की डिफरेंस आएगी। अगर I1 बढ़ेगी I2 से तो I1 माइनस I2 होगी, I2 बढ़ेगी I1 से तो I2 माइनस I1 होगी, और दोनों बराबर है तो 0 हो सकती है। इन दिस केस मैंने क्या अज्यूम किया है, I1 इज मोर देन I2। अगर हमारा रिजल्ट सही होगा तो हमारे सारे रिजल्ट्स पॉजिटिव में आएंगे, अगर हमारा रिजल्ट गलत होगा तो रिजल्ट्स नेगेटिव में भी आ सकते हैं। तो अगर रिजल्ट नेगेटिव में आएगा तो आप सिंपली ये कह सकते हो कि सर मैंने I1 को I2 से बड़ा माना हुआ है, शायद ऐसा नहीं होगा, I2 I1 से बड़ी होगी, इसलिए रिजल्ट ऐसा नेगेटिव आया है। या केवल आप डेश बता देंगे डायरेक्शन ऑफ A2 मैंने माना है और चूंकि नेगेटिव आ रहा है, जिसका मतलब जो करंट है वो B2 की जा रही है, A2 B नहीं जा रही है। ठीक, आपका न्यूमेरिकल वैल्यू में कभी दिक्कत नहीं होगी अगर आपने प्रॉब्लम को सही से सॉल्व किया है, इक्वेशन सही से बनाई है, कोई गलती आपने नहीं की है तो न्यूमेरिकल वैल्यू में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए, इतना काम करने के बाद हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अपन लोगों को स्टेप 3 में दोनों लूप के लिए अलग अलग केवीएल इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ नोट करता हूँ कि स्टेप 3, स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, हम करेंगे क्या, वी विल राइट केवीएल इक्वेशंस फॉर ऑल द लूप। ठीक है, तो इसमें हमारे पास लूप 1 है, लूप 2 है, तो लूप 1 के लिए देख लीजिए, लूप 2 के लीजिए। लूप 1 में हमको केवीएल लिखना है, केवीएल भी मैंने आपको सिखाया है प्रीवियस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। कहीं से पूरे लूप में कहीं एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और उसी पॉइंट पर अपने जो ट्रेवलिंग है उसको टर्मिनेट कर देते हैं, और जब भी आप चलें तो ट्रेवलिंग की डायरेक्शन जो होगी वो या तो करंट को फॉलो करेंगे या करंट के अपोजिट जाएंगे। जैसे ही आपकी इच्छा हो वैसा आप करिएगा। मैं मान लीजिए करंट को फॉलो करता हूँ, अगर मैं I1 को फॉलो करते हुए चलना चाहता हूँ मेरे ख्याल से मुझे इस ऊपर की तरफ चलना पड़ेगा, क्लियर, और इस तरीके से ट्रैवल करना पड़ेगा क्लॉकवाइज। ओके, तो अगर मैं ऐसा चलूंगा फिर रास्ते में अगर कोई वोल्टेज मिलता है, कोई वोल्टेज ड्रॉप मिलता है तो उसकी पोलैरिटी के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, आप उसका साइन लिखते रहना। अगर आपको लगे कि वोल्टेज आप जो मूवमेंट कर रहे हैं या ट्रेवल कर रहे हैं तो वोल्टेज राइज हो रहा है तो आप पॉजिटिव में लिखते रहिएगा, अगर ट्रेवलिंग दौरान वोल्टेज आपको ड्रॉप दिखा तो आप उसको नेगेटिव में लेते रहिए। क्लियर। तो चलिए मैं मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट किया, ऊपर की तरफ गया तो मैं एक बैटरी को क्रॉस करूंगा फ्रॉम लो टू हाई, तो लो टू हाई चल रहे हैं तो वोल्टेज राइज हो रहा होगा, तो क्या डेफिनेटली हमें इसे पॉजिटिव में कंसीडर करना होगा। तो मैंने यहाँ पे कंसीडर किया कि लेट दिस बी प्लस 60। आगे चलेंगे तो हमें हाई से लो की तरफ चलना पड़ रहा है, इस 5 ओम में आगे चलेंगे तो हाई से लो की तरफ चलेंगे तो वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा होगा, तो हमें क्या होगा, इसे -5 I1 लिखना पड़ेगा। फिर हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ फिर 5 में चलेंगे तो हाई से लो की तरफ चल रहे हैं, फिर हमारा ये वोल्टेज ड्रॉप होने वाला है -5 इंटू, और करंट कितनी है हमारे पास, करंट हमारे पास I1 माइनस I2 इस ब्रांच के। फिर आगे बढ़ेंगे तो हमें एक वोल्टेज सोर्स मिलेगा जो कि 20 वोल्ट का है और हाई से लो की तरफ चल रहा है, तो हमें माइनस यहाँ -20 लिखना पड़ेगा, -20 इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए आप, क्या होगा, ये 60 माइनस आपका ये हो जाएगा 10I1 देन प्लस 5I2 -20 इज इक्वल टू 0। रिजल्ट क्या हो गया आपका, 40 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 10I1 -5I2। और भी सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो 8 इज इक्वल टू 2I1 -I2। ये फाइनली आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। लूप 1 की जो फाइनल इक्वेशन आई वो हमारे पास ये आ गई। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। क्लियर। चलिए हम आप बात करेंगे लूप 2 की इक्वेशन की।
तो सिमिलरली हम लोग लूप 2 की क्वेश्चन में चलेंगे। चलिए मान लीजिए फिर मैंने क्या है, मान लीजिए मैंने इस बार फिर मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है और ऊपर की तरफ चल रहा हूँ करंट को फॉलो करते हुए। तो हमें सबसे पहले ये वोल्टेज तो मिलेगा, हम लो से हाई की तरफ ट्रेवल करेंगे तो लो टू हाई तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो मैंने लूप 2 की इक्वेशन लिखनी शुरू कर दी। ये मैंने कह दिया कि कितना हो गया, लो टू हाई तो प्लस 20 वोल्ट हुआ। फिर हम लो टू हाई चलेंगे 5, इस वाले 5 में हम लो टू हाई चल रहे होंगे, लो टू हाई। तो इस बार क्या होगा, अब मुझे इसको प्लस लेना पड़ेगा क्योंकि वोल्टेज राइज हो रहा होगा। करंट वही होगी, दैट इज I1 माइनस I2। क्लियर। फिर हमें ये अगला 5 मिलेगा, यहाँ पे हम हाई से लो की तरफ चलेंगे तो फिर माइनस 5I2 हो जाएगा। फिर हमें ये अगला 30 वोल्ट मिलेगा हाई से लो की तरफ, तो माइनस 30 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये हमारी एक इक्वेशन हो गई। 20 माइनस 30, यहाँ माइनस 10 वोल्ट आ जाएगा आपका। क्लियर। प्लस 5I1 आ जाएगा एंड माइनस 10I2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे आप तो 5I1 माइनस 10I2 is equal to कितना जाएगा, you will get 10 here, so I1 minus 2I2 is equal to 2। ये हमारे पास ये इक्वेशन नंबर आपकी 2 हो गई, जो कि सिंप्लीफाई करने में आप लोगों को मिली है। तो ये हमारे पास ये दो इक्वेशन हो गई, एक लूप 1 के लिए और एक लूप 2 के लिए। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है सॉल्व करने का प्रॉब्लम को। बहुत ध्यान से करिएगा तो कभी आप गलती नहीं करोगे। आपको देखिए 3 स्टेप की बात थी। पहले स्टेप में आपको जितने भी प्रॉब्लम जो दी गई है इसमें जितने भी लूप हैं ये पता कर लेने हैं। सभी लूप में कुछ करंट एज्यूम कर लेनी है। एजम्पशन आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। आप दोनों में क्लॉकवाइज मान सकते हैं, दोनों में एंटी क्लॉक मान सकते हैं। पहले में क्लॉक, दूसरे में एंटी क्लॉक, अगले में एंटी क्लॉक, तीसरे में क्लॉक, आप मतलब जो भी आप चाहे कर सकते हैं। ऐसा करने के बाद स्टेप 2 में आप क्या करोगे, जो भी आपने करंट स्टेप 1 में एज्यूम की है उसको ध्यान में रखते हुए स्टेप 2 में क्या करोगे, आप सारे ब्रांच में करंट ड्रॉ करोगे। ब्रांच में आपको ध्यान जो रखना है वो जो ऐसी ब्रांच का ध्यान रखना है जो ब्रांच दोनों लूप में कॉमन हो रही होगी, क्योंकि उसमें जो करंट आएगी वो नेट करंट आएगी, और वो जो नेट करंट है वो जो दो लूपों के बीच में वो ब्रांच आ रही होगी तो उन लूप की करंट का डिफरेंस होगी, है ना, वो आप ध्यान दोगे। तो आप उसमें क्योंकि एक एजम्पशन पहले से ही लेके चलना, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर दो लूप का प्रॉब्लम है तो I1 और I2 करंट होगी, आप I1 को I2 से बड़ी मान के चलना। 3 लूप का प्रॉब्लम है, I1 I2 I3 तीन करंट होगी, I1 को I2 से बड़ी मान लो, I2 को IC से बड़ी मान लो। 4 का सवाल है तो I3 को I4 से भी बड़ी मान लेना और प्रॉब्लम को अपने हिसाब से अपने रीजन से करने की कोशिश करें। क्लियर। एक बार ब्रांच करंट ड्रॉ कर लिया आपने, ब्रांच करंट ड्रॉ करने के बाद क्या करेंगे आप, सारे जो आपके नेटवर्क में रेजिस्टेंसेस मिलेंगे जहाँ पे करंट फ्लो कर रही होगी उनके ऊपर आपको पोलैरिटी मान कर देनी है। उसका भी सिंपल लॉजिक है, पहले बात कर चुके, एक बार फिर से बोल रहे हैं कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल करंट का जो फ्लो है वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होता है। क्लियर। इस बात को मन में या दिमाग में रखते हुए आप सारी पोलैरिटी मार्क कर देना। इसको मार्क करने के बाद आपको स्टेप 3 में आ जाना है। स्टेप 3 में क्या करना है आपको, दोनों ही लूप के लिए या 2 3 4 जितने भी लूप हैं सभी लूप के लिए आपको एक इक्वेशन लिखनी है, दैट इज केवीएल इक्वेशन। और केवीएल इक्वेशन को लिखने का तरीका मैंने पहले भी सिखाया था, एक बार यहाँ भी बता दिया, एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ कि आप जब ट्रेवल करें तो आप डायरेक्शन ऑफ करंट के अकॉर्डिंग ट्रेवल करें या उसके अपोजिट ट्रेवल करें। अगर आपने पोलैरिटी पहले मार्क कर रखी है तो आपको बिल्कुल सोचना नहीं पड़ेगा कि अब क्या होने वाला है, आराम से बस एक सिंपल सा लॉजिक है, जिधर ट्रेवल कर रहे हो वो देखो कि हम लो टू हाई पोटेंशियल बढ़ रहे हैं या हाई टू लो पोटेंशियल बढ़ रहे हैं। ये सारी बातें आपको जो पोलैरिटी आपने मार्क करी है उससे आपको अंदाजा लगता रहेगा। अगर आप लो से हाई की तरफ जा रहे होंगे तो आप जो है पोलैरिटी को पॉजिटिव लेना, अगर आप हाई से लो की तरफ जा रहे होंगे तो वोल्टेज ड्रॉप को आप नेगेटिव में ले लेना। ये ध्यान रखोगे तो कभी कोई गलती नहीं करोगे। तो यहाँ से हम लोगों ने अभी तक जो प्रॉब्लम सॉल्व की हम लोग एक रिजल्ट पर पहुंच चुके हैं। हमारे पास दो इक्वेशन हमारे पास आई हैं। वो इक्वेशन है, पहली इक्वेशन आपकी फर्स्ट लूप के लिए आई है, वो है 2I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 8। 2I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 8। उसमें से लिख लेता हूँ कि पहली इक्वेशन हमारी है 2I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 8। ये हमारी पहली इक्वेशन है।
और दूसरी इक्वेशन है I1 माइनस 2I2 इक्वल टू 2। दूसरी इक्वेशन है आपकी I1 माइनस 2I2 इज इक्वल टू 2। अब मेरे ख्याल से ये दो इक्वेशन सॉल्व करनी है और दो वेरिएबल्स हैं I1 और I2 हम लोग को कैलकुलेट करना है, तो आप मेरे ख्याल से बहुत सिंपली इसको कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को हम लोग एज इट इज रखते हैं, दैट इज 2I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 8। और सेकेंड इक्वेशन में अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगी 2I1 माइनस 4I2 इज इक्वल टू 4। और हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं फर्स्ट में से सेकेंड इक्वेशन को, तो आप देखो आपका रिजल्ट क्या आएगा। आपका ये I1 कैंसिल हो जाएगा, तब आपको यहाँ मिल जाएगा 3I2 और वैल्यू आ जाएगी 8 माइनस 4 दैट इज 4। सो I2 की जो वैल्यू मिलेगी आपको 4/3 एम्पियर मिल जाएगी। क्लियर। और वंस अगर आपने I2 निकाल लिया है तो आप आराम से ऊपर की इक्वेशन नंबर 1 में या 2 में कहीं भी I2 की वैल्यू पुट करके आप I1 कैलकुलेट कर सकते हो। लेट अस कैलकुलेट I1। सो सी हियर फ्रॉम मैं फर्स्ट इक्वेशन यूज कर रहा हूँ 2I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 8। सो यू कैन से I1 इज इक्वल टू 8 प्लस I2 डिवाइड बाई 2। तो बहुत सिंपल है, तो क्या हो जाएगा ये 8 प्लस 4/3 डिवाइड बाई 2। क्लियर। सॉल्व कर लीजिए। 8 से 24, 24 एंड 4 28, 28/6। सो योर आंसर विल बी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसको, आपका आंसर जो I1 आ जाएगा वो आ जाएगा कितना 28 डिवाइड बाई 6। सॉल्व कर लेंगे इसको, यू विल गेट 14/3। 14/3। तो यानी कि हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट हम लोग का आ गया वो आ गया I1 इज इक्वल टू कितना आ गया 14/3। I2 कितना आ गया, ये रिजल्ट हमारा आया है 4/3। और अगर कोई सेंट्रल ब्रांच में करंट पूछे तो आपने बताया था कि शायद ये करंट I1 माइनस I2 होगी। सो 14/3 माइनस 4/3 दैट इज 10/3। सो इस तरीके से हम लोग को ये तीन रिजल्ट मिल गए। क्लियर है। तो मेरे ख्याल से ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक है। तो हमारे पास एक वैल्यू I1 की वैल्यू आई है 14/3, I2 की एक वैल्यू आई है 4/3 और I1 माइनस I2 की वैल्यू आई है कितनी 10/3। ठीक है। ये हमें सारी वैल्यूज मिल जाती हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया यूजिंग KVL, दैट इज यूजिंग मेश एनालिसिस और लूप करंट मेथड और मैक्सवेल्स लूप करंट मेथड। ये बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है और ये बहुत ही सिंपल टेक्निक है और मैं बहुत ज़्यादा जोर इस पर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि पूरी जो नेटवर्क एनालिसिस के जितने भी थ्योरम्स हैं, जितने भी तरीके हैं, all those ways or methods are based on Kirchhoff's current law and Kirchhoff's voltage law। तो अगर हम Kirchhoff के करंट लॉ और Kirchhoff वोल्टेज लॉ को बहुत अच्छे से नहीं समझेंगे तो आगे के जो टैक्स सिखाए जाएंगे, जो मेथड सिखाए जाएंगे, जो थ्योरम्स बताई जाएंगी, उन पे बेस्ड अगर जो न्यूमेरिकल हमें करने होंगे तो हमें वहाँ पे जगह जगह पे स्टेप स्टेप पर हम लोगों को KCL और KVL ये हम लोग को अप्लाई करना होगा। तो अगर हम ये दो जो मेरे ये लेक्चर सीरीज की जो दो लेक्चर्स हैं, जो आपको KCL KVL एप्लीकेशन ऑफ KCL एंड एप्लीकेशन ऑफ KVL, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं, इन्हें आप बहुत ध्यान से पढ़ें। अगर मुझे लगता तो नहीं है कि कोई समस्या होनी चाहिए, लेकिन अगर आपको कोई समस्या होगी तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। मुझे अच्छा लगेगा, मैं आपके कमेंट को अटेंड करूंगा और आपको प्रॉपर सोल्यूशन दूंगा। दोस्तों एक बात मैं यहाँ पे और ऐड करना चाहूँगा, आप प्लीज मैं लगातार मुझे पढ़ते रहिएगा। KCL और KVL पे जो बेस्ड मेथड मैंने अभी आपको सिखाया है, दैट इज नोडल मेथड बेस्ड ऑन KCL एंड लूप करंट मेथड बेस्ड ऑन KVL। ये दोनों जो मेथड्स हैं, कभी कभी कुछ ऐसे केसेस मेकर्स में आते हैं कि हमें प्रॉब्लम को देख के तो लगता है कि हमें यहाँ पर KCL लगाना चाहिए या नोडल लगाना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए या लूप मेथड अप्लाई करना चाहिए।
लेकिन प्रॉब्लम कुछ इस प्रकार की होती है कि वहाँ पे हम लोग कुछ उसकी लिमिटेशंस होती हैं कि हम लोग वहाँ पर डायरेक्टली नोडल मेथड नहीं लगा पा रहे हैं, या किसी प्रॉब्लम लोग डायरेक्टली हम लोग मेश या लूप मेथड नहीं लगा पा रहे हैं या अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं जिनको सॉल्व करने के लिए लिटरेचर में एक मेथड दिया गया है, दैट इज सुपर नोड मेथड एंड सुपर मेश मेथड। तो नोडल एनालिसिस मैंने सिखा दिया, मेश एनालिसिस या लूप एनालिसिस मैंने बता दिया। अब इन दोनों के बाद जो मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा कि हाउ टू टैकल प्रॉब्लम विद सम न्यूमन टेक्निक, दैट इज सुपर नोड मेथड एंड सुपर मेश। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, और ये ऐसे न्यूमेरिकल जो है एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। और जो बच्चे ये सुपर नोड सुपर मेश नहीं आते हैं, डेफिनेटली उनको कहीं ना कहीं से नुकसान होने वाला है। तो काइंडली आप बने रहिए, अगला वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव और होने वाला है, ठीक है। आप लोग का प्यार पाके मैं भी काफी खुश हूँ। आप लगातार चैनल देखते रहिए, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, फ्रेंड्स में शेयर करिए और इसका बेनिफिट उठाइए। प्लीज बी ब्लेस्ड। थैंक यू।